हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आलोक और ये है आपका अपना प्यारा सा चैनल न्यूटन एजुकेयर, जिसमें हम लोग 12th क्लास के फिजिक्स में ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप चाहते हैं ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टॉपिक का भी लाया जाए तो आप कमेंट में जा करके वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाए, क्योंकि बोर्ड का जो हम लोग का एग्जाम होगा उसमें लगभग 50% हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। तो इसलिए हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा तैयार करना जरूरी है। तो बिना टाइम गंवाए चलिए हम लोग शुरू करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग अब तक देख चुके हैं 25 नंबर ऑब्जेक्टिव तक देख चुके हैं, क्योंकि ये हमारा ऑप्टिक्स का सीरीज चल रहा है, जिसमें हम लोग 2 वीडियो में लगभग एक में 15 और दूसरे में 25 तक देख चुके हैं। तो आज जो हम लोग देखेंगे उसमें देखेंगे 26 नंबर से जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो क्वेश्चन है ये आपके स्क्रीन पे नहीं, और बताइए आप कौन बनेगा करोड़पति। और इसमें का क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबद्ध कहे जाते हैं। यानी एक ही रंग का, एक ही वर्ण है, एक ही रंग है और उसके 2 प्रकाश स्रोत हैं, और वो कला संबद्ध कहलाएंगे। कब कला संबद्ध कहलाएंगे? जब उसका तीव्रता समान हो, जब उसका आयाम समान हो, जब उसका कलांतर नियत हो, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है कि 2 प्रकाश क्या कहलाते हैं? कला संबंध में होते हैं यदि दोनों का कलांतर नियत हो। तो इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो सी नंबर होगा, यानी 26 का जो सी नंबर ऑप्शन है वो सही है कि कलांतर नियत होगा तभी वो क्या कहलाएंगे? कला संबद्ध कहलाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपके स्क्रीन पे वो दिख रहा होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? नहीं, अगर आप ध्रुवण पढ़े होंगे, नहीं, प्रकाश का ध्रुवण एक टॉपिक था, हम लोग पढ़े थे पीछे, तो उसमें आप देखे थे कि जो ध्रुवण होता है, प्रकाश का जहाँ पे ध्रुवीकरण होता है, वही साबित करता है कि प्रकाश जो होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि कौन करता है? तो व्यतिकरण, परावर्तन, ध्रुवण और वर्ण विक्षेपण। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ध्रुवण होगा, यानी सी नंबर जो 27 नंबर है उसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अच्छा, 28 नंबर कह रहा है कि राशि जो अपवर्तनांक के कारण नहीं बदलती, वह राशि जो अपवर्तनांक के कारण नहीं बदलती। कहने का मतलब यह है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो वेग और तरंग दैर्घ्य तो बदल जाता है, क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है, यानी आवृत्ति क्या नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलता है। तो जो हम लोग का था 28 नंबर क्वेश्चन कि राशि जो अपवर्तनांक के कारण नहीं बदलती, तो उसका आंसर क्या होगा? आवृत्ति, 28 का ए नंबर। चलिए 29 नंबर, नहीं बहुत तेज जल्दी कर रहे हैं, नहीं अरे छोटा क्वेश्चन है, जल्दी कर ले, टाइम बचाएंगे। आप लोग को भी तो खेलने जाना रहता है। प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश तरंग कैसी होती है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, प्रगामी, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश तरंग जो होती है वो होती है अनुप्रस्थ प्रकृति की। ये लोग हम शुरू से नहीं चिल्ला रहे हैं कि प्रकाश कैसा होता है? अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। तो प्रकाश जो होता है वह किस तरह का होता है? तो वह अनुप्रस्थ तरंग होता है, यानी 29 नंबर का जो ऑप्शन है वो कौन सा होगा? बी नंबर 29 नंबर का सही है। अच्छा, समपोषी व्यतिकरण में किसी बिंदु पर, 30 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है समपोषी व्यतिकरण में किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की कला में अंतर होना चाहिए। फिर से सुनिए, जो समपोषी व्यतिकरण होता है इसी को हम लोग बोलते हैं रचनात्मक व्यतिकरण। किसी बिंदु पर तरंग के कला में अंतर कितना होना चाहिए? तो रचनात्मक व्यतिकरण तभी होगा जब कलांतर कितना होगा? तो कलांतर होना चाहिए, फाई का मान जो है कितना होना चाहिए? तो 2n पाई, और 2n को हम क्या कहते हैं? सम संख्या, यानी पाई का समगुणज होना चाहिए। तो रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर को हम किससे दिखाते हैं? फाई से। तो कलांतर कितना होना चाहिए? तो पाई का समगुणज, या 2n पाई लिखा होगा तो वो भी सही है, या पाई का समगुणज लिखा है तो वो भी सही है। आपको ये जानना जरूरी है बहुत। तो इस तरह से फाई इक्वल टू होता है 2n पाई, जहां पाई क्या है? तो सॉरी,
पाई जब तरंग चलता है तो उसका ये कलांतर होता है, फाई कलांतर होता है, और 2n पाई जो है तो पाई का कितना होना चाहिए, तो पाई का समगुणज होना चाहिए, यानी 2n पाई, 2n को हम बोलते हैं सम संख्या। तो रचनात्मक व्यतिकरण तभी होगा जब कलांतर कितना होगा, तो पाई का समगुणज होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपको पाई का समगुणज, पाई का विषम गुणज, पाई का सम तथा विषज गुणज, और इनमें से कोई नहीं, तो इसका कौन सा होगा, तो पाई का समगुणज होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है इसमें 31 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा कि विनाशी व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर तरंगों का कला में अंतर कितना होना चाहिए। तो इसका सम था तो वो कितना होगा, विषम, यानी 2n + 1 इंटू पाई होता है, तो पाई का विषम गुणज हो जाएगा। यहाँ पे 2n + 1 को हम क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। तो पाई का विषम बोलिए या 2n + 1 इंटू पाई बोलिए, दोनों का बात सेम है। तो 31 नंबर जो क्वेश्चन था कि विनाशी व्यतिकरण किसी बिंदु पर तरंगों का कलांतर होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, तो पाई का विषम गुणज, 10 गुणज, 2 गुणज, तो पाई का विषम गुणज होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, आप क्या दिया हुआ है, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए तरंग का पथांतर। अब कह रहा है पथांतर, रचनात्मक व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है उसका मान कितना होना चाहिए। तो जो रचनात्मक व्यतिकरण होता है उसके लिए पथांतर जो है यानी डेल्टा पी है वह कितना होना चाहिए, तो n लैम्डा होना चाहिए, या डेल्टा पी जो है यह होना चाहिए कितना, तो 2n इंटू लैम्डा बाई 2। तो इसमें से आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। n लैम्डा, n को हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या, और 2n को हम लोग बोलते हैं क्या, सम संख्या। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं लैम्डा बाई 2 का सम गुणज या लैम्डा का पूर्ण गुणज। तो दोनों में से अगर जो ऑप्शन दिया होगा वही सही होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए लैम्डा का पूर्ण गुणज, लैम्डा बाई 2 का पूर्ण गुणज, लैम्डा का विषम गुणज, लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज। तो इसमें कौन सा दिया हुआ है ऑप्शन, तो लैम्डा का पूर्ण गुणज दिया हुआ है। अगर लैम्डा का सम गुणज दिया होता तो वो भी ऑप्शन सही होता। तो यहाँ पे दिया है लैम्डा का पूर्ण गुणज, यानी लैम्डा n लैम्डा होगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। कह रहा है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर, दो व्यतिकरण होता है, रचनात्मक होता है और एक विनाशी होता है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर है उसका मान कितना होना चाहिए, तो विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर डेल्टा पी इक्वल टू होता है 2n + 1 लैम्डा बाई 2, और 2n + 1 को हम क्या बोलते हैं, विषम, यानी लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज होना चाहिए। क्या इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, लैम्डा बाई 2 का पूर्ण गुणज, लैम्डा बाई 2 का लैम्डा का पूर्ण गुणज, लैम्डा बाई 2 का पूर्ण गुणज, लैम्डा का विषम गुणज और लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज। तो जो 33 नंबर दिया हुआ है क्वेश्चन, इसका विनाशी व्यतिकरण का कितना होना चाहिए, तो लैम्डा बाई 2 का विषम गुणज, यानी 33 नंबर का जो ऑप्शन है वो कौन सा सही है, तो डी नंबर ऑप्शन उसका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है कि यंग के प्रयोग में जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तो बताइए फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, आपको ये याद है कि नहीं फॉर्मूला, हम फ्रिंज की चौड़ाई का जो फॉर्मूला निकाले थे, आप लोग तो रिवीजन बहुत करते हैं नहीं, मैं डर जाता हूँ यार तुम लोग का रिवीजन देख करके। कितना देर करते हो, 2 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जिस दिन 2 घंटा पढ़ ले तो अरे बहुत पढ़े नहीं, पबजी वाले 4 घंटा खेल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो कह रहा है यहाँ पे, तो हम एक फॉर्मूला याद किए हैं, बीटा इक्वल टू क्या होता है, डी लैम्डा बाई डी, और ये होता है स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी। ऐसे हम लोग कुछ बनाए थे नहीं, यहाँ पे 2 स्लिट लिए थे, ये पर्दा लिए थे, इसका बीच का दूरी डी लिए थे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे कुछ बनाए थे हम लोग, याद होगा आप लोगों को, मालूम है आप लोग बहुत तेज तरह रहे हैं। तो यहाँ पे बीटा इक्वल टू कह रहा है डी लैम्डा बाई डी, और यहाँ पे कह रहा है कि डी का मान यदि बढ़ा ले तो बताइए फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा। ये होता है फ्रिंज की चौड़ाई है,
और डी लैम्डा बाई डी यानी डी बढ़ाएंगे तो बीटा का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो अगर हम बीटा का मान बढ़ा देंगे तो डी का भी मान क्या हो, सॉरी यदि डी का मान हम बढ़ा देंगे तो बीटा का मान भी क्या हो जाएगा, तो बीटा का मान भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि यंग के प्रयोग में जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ाया जाता है तो बताइए फ्रिंज की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगी। और 35 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का ज्यामितीय छाया में मुड़ जाना। थोड़ा लैंग्वेज बहुत टफ दिया है, हम लोग पढ़े थे किसी पदार्थ के किनारे से जब प्रकाश गुजरता है तो उसकी छाया की ओर मुड़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रकाश किसी अवरोध का मतलब होता है कोई अपारदर्शी वस्तु है और उसके किनारे से, कोर से अगर कोई प्रकाश किरण जा रहा है और उसके छाया की ओर मुड़ जाता है तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, तो इस घटना को हम कहते हैं विवर्तन। यानी 35 नंबर का जो ऑप्शन है ये बी नंबर होगा, तो ये सही होगा हमारा बी नंबर। तो बस आज इतना ही रहने देता है 35 तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में आएंगे, आगे लेकर के आएंगे इससे। तो बस इतना ही आप बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खेलते रहिए। बस धन्यवाद।